दमदार तेजी आ रही है ग्लोबल मार्केट्स में। हमारे बाजार तो ऑलरेडी रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन पर हैं। हैट्रिक लग चुकी है तेजी की निफ्टी में। अब तो यूएस और बाकी ग्लोबल मार्केट्स का भी सपोर्ट है। कैसा रहेगा आज इस सीरीज के पहली वीकली एक्सपायरी, कहां पर रखनी है आपको नजर, बताएंगे आप सबको। स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। मॉर्निंग दीप। और क्लियरली हम लोग कह सकते हैं कि साल के आखिरी महीने में प्रवेश कर रहे हैं और इससे ज्यादा ड्रामेटिक एंट्री हमें मिल नहीं सकती थी। लेकिन मजेदार बात वही है कि हमने तो अपनी रैली शुरू कर दी और अब पीछे पीछे बाकी मार्केट्स हमें फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो दीप यही समझना चाहेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, कौन से हाई पॉइंट्स रहे हैं। एब्सोल्युटली, हाई पॉइंट्स की भी बात करते हैं और पूरा एक्शन भी आगे बढ़ाते हैं। इतने सारे ट्रिगर्स आ रहे हैं आज बाजार के लिए। हाँ, एक बार नजर डाल देते हैं आज की ट्रिगर्स और फिर देख लेते हैं किस तरह का एक्शन आपको बनते हुए दिख सकता है। पावेल साहब ने बाजार में डाला है नया जोश। सिर्फ एक लाइन की दरों की बढ़ोतरी की गति कम कर सकते हैं। दरें अभी भी बढ़ेंगी, बट जिस पेस से 0.5% की आपने 4 स्ट्रेट रेट हाइक्स देखी हैं, अब शायद 0.5% नहीं, आधे % की ही जरूरत पड़े। उससे बाजार में भरा है जोश। 550 अंक उछला है नैस्डैक, 750 अंकों का उछाल आपने डाउ पर देखा है। एसजीएक्स निफ्टी 19,000 के स्तर पर आपको आते हुए दिख रहा है। यही नहीं, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सुस्त हुआ है और कमोडिटीज में आए हैं तेज उछाल। सोना, चांदी और साथ ही कच्चा तेल, यहां पर भी आप तेजी देख रहे हैं। भारत की Q2 जीडीपी ग्रोथ आई है। अनुमान मुताबिक आरबीआई का अनुमान 6.3% था, एग्जैक्टली उसी लेवल पर आई है। बाजार भी 6.2 से 6.5% का अनुमान लगा रहा था, तो उसके बीचों बीच 6.3% की ग्रोथ आपको आती हुई दिख रही है। थोड़ा कोर सेक्टर के आंकड़ों पर आपको रखनी पड़ेगी नजर, बट ओवरऑल बढ़िया संकेत है। हमारे बाजार तो ऑलरेडी नेहा ब्रेकआउट के मूड में है और अब ग्लोबल संकेत भी सपोर्टिव ही दिख रहे हैं। लेकिन दीप, अब वही समझने वाली बात होगी ना कि आज जो भी स्ट्रेंथ आई है वो एक बयान, एक लाइन की वजह से आई है। ऐसा क्या नायाब कह दिया फेड चेयर ने कि मतलब मार्केट को पूरा कह सकते हैं कि जूस मिल गया चढ़ने के लिए। सो दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स बग्गा साहब भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे और वो इससे बेहतर विश्लेषण कर पाएंगे, बट जो समझ में आ रहा है वो ये है, जिस तरह की अब तक की फेड कमेंट्री रही है, ज्यादातर हमने देखा है कि हॉकिश ही रही है। बुलार्ड साहब भी 2-3 दिन पहले बात करके गए थे, जॉन विलियम साहब ने भी बात करी थी, तो सबको लग रहा था कि फेड क्या बाजार की बात मानेगा या नहीं। अब बाजार क्या चाहता है? बाजार कहता है आप ऑलरेडी इतने रेट्स बढ़ा रहे हैं, काफी लंबे समय बाद इसका इफेक्ट आता है, हमें मंदी ऑलरेडी दिख रही है, हमें दिख रहा है कि इन्फ्लेशन आगे जाकर कूल ऑफ हो जाएगा, हमें लग रहा है कि इकोनॉमी और मार्केट्स पर एक बहुत बड़ा प्रभाव आने वाला है, पर आप हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। 0.5% नहीं, एटलीस्ट अब आधे % करिए। जो गति से आप बढ़ रहे हैं आगे, उसको रोकिए। अब तक किसी भी फेड ऑफिशियल ने ऐसे संकेत नहीं दिए थे, या छोटे मोटे 1-2 बात में उन्होंने कहे थे, बट फेड प्रेसिडेंट अगर आपको आकर कहते हैं, वो बड़ी बात है कि या फेड चेयरमैन अगर आपको आकर कहते हैं कि नहीं, अब शायद उस गति से हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो भी बाजार के मूड माहौल के साथ एटलीस्ट थोड़ा जुड़ गए हैं, ये संकेत आए। क्योंकि कोविड के टाइम तक जेरोम पावेल साहब मार्केट फ्रेंडली मांगने जाते थे। इनफैक्ट कोविड की कई सारी इनकी पॉलिसीज मार्केट फ्रेंडली थी, बट पिछले साल से जब इन्हें दिखा कि इन्फ्लेशन काबू से दूर जा रहा है, इनफैक्ट इस साल की शुरुआत से, तब से थोड़ा ये मार्केट के विभिन्न हो गए हैं। तो वापस ये मार्केट के फोल्ड में एक तरह से आ गए हैं, या मार्केट की सोच विचार के साथ ये जुड़ रहे हैं। अब मार्केट तो चाहता है कि आप जल्द से जल्द रेट हाइक्स बंद कर दीजिए, पिवट करिए, अगले साल से रेट कट शुरू करिए। वो माने या ना माने, बट एक स्टेप मार्केट के साथ सोच विचार पिछले कई महीनों में जुड़ गया है इनका, वो बाजार को पसंद आया। बट ये सिर्फ एक और एक ही लाइन थी, ये यूफोरिया में। अब कल एक यूफोरिया आ गया, वो ठीक है, बाजार शार्प रिएक्शंस देखता है, पॉजिटिव नेगेटिव साइड पर दोनों पर शार्प रिएक्शंस देता है जब भी देता है, बट ये ज्यादा यूफोरिया हो गया है। शायद इसका थोड़ा और भी आपको आगे एक्शन बनते दिखे, क्योंकि इस एक लाइन के अलावा उन्होंने और कुछ अच्छा नहीं कहा, नहीं बोला, करेक्ट, बिल्कुल अच्छा नहीं बोला है। क्योंकि बाकी बाजार ने सिर्फ एक लाइन पर फोकस किया है, बाकी सारी लाइंस इग्नोर करनी है। जो सुनना था बाजार को, वो बाजार ने सुन लिया और उस पर रिएक्शन दे दिया। बाकी उन्होंने कहा रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी हमारी बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन को काबू लाने में जितने कदम उठाने थे हम उठा रहे हैं, पर वैसे संकेत अब तक नहीं आए हैं कि इन्फ्लेशन सच में काबू में आ रहा है। तो इस सिचुएशन को नियंत्रण में लाने के लिए हमें कुछ और समय तक ऐसे ही बना रहना पड़ेगा। और ये मान लेना कि रेट हाइक साइकिल खत्म हो गया है, ये तो बहुत ही गलत फहमी है। तो ये एक गलत फहमी बाजार में नहीं होनी चाहिए कि अब ये क्या पहला संकेत दे दिया है पावेल साहब ने। बट अगर आप हिस्टोरिकल एविडेंस देखें, टाइटनिंग शुरू करने से पहले भी 1-2 संकेत फेड देने लगता है, ईजिंग के समय भी संकेत देता है फेड। तो क्या ये एक पहला संकेत है कि फेड फाइनली ईजिंग की तरफ मूव कर रहा है? अभी तो कई सारे और पब्लिक बयान आएंगे, 14 तारीख को पॉलिसी भी आएगी, अब तो साइलेंट पीरियड में भी ये सब चले जाएंगे, बट क्या ये एक पहला संकेत है
अब जिस तरह से आप रीड करना चाहे रीड कर ले, अगर आप बुलिश व्यू के हैं और डेफिनेटली बाजार चाहता भी था, तो एक संकेत शायद बाजार ऐसे रीड कर रहा है, बट थोड़ी और एविडेंस चाहिए होगी डेटा के लिहाज से, जो पावल साहब ने कहा कि अभी डेटा में दिख नहीं रहा है कि वैसा कूल ऑफ है। कल जॉब्स डेटा भी आने वाला है अमेरिका का, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और आगे जाकर क्या रहती है। बट हाँ, इस एक लाइन से एटलीस्ट मूड तो बढ़ रहा है। ये जो 5-6 दिनों से एकदम सुस्त बने हुए थे अमेरिकी बाजार, कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, छोटी रेंज में कारोबार हो रहा था, कुछ भी काम नहीं हो रहा था, एटलीस्ट कल उससे तो ब्रेकआउट दिखा, तो वहां पर एक अच्छा सपोर्ट आते हुए दिखा। अब खैर दीप, इंटरनेशनल मार्केट में तो जो भी हो रहा हो, लेकिन हम जो पूरी गति से, जेट की स्पीड से, और वो भी पिछले हफ्ते से बैंक निफ्टी ने लीडरशिप ली, स्ट्रेंथ दिखाया, होल्ड आउट किया, फिर वो एक तरह से बेटन पास कर दिया निफ्टी को, और वो 3 दिनों की हैट्रिक। और कल तो आखिरी 1 घंटे में एकाएक कहां से वो ताकत मिल गई, वो जरा बताइए, हुआ क्या? जबरदस्त एक्शन आ गया। तो 2 चीजें हैं यहाँ पर जो हमें समझनी चाहिए, क्योंकि आखिरी 1 घंटे के एक्शन की आपने बात करी, तो उससे पहले करते हैं शुरुआत, तो फिर कल का एक्शन भी समझेंगे। MSCI की रीबैलेंसिंग थी और बड़ी वाली रीबैलेंसिंग थी। कल हमने देखा एफआईज का 9,000 करोड़ रुपए का कैश में बाय फिगर आया है। ये किसी भी लिहाज से छोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो मैंने इतना बड़ा मल्टी मंथ आंकड़ा है, बहुत रेयरली आप इतना बड़ा आंकड़ा देखते हैं। बट इसमें MSCI रीबैलेंसिंग का एक बड़ा रोल था, तो इस आंकड़े को आप कल रिगार्ड नहीं कर सकते। खरीदारी डेफिनेटली आती है, अगर MSCI रीबैलेंसिंग नहीं होती तो भी एक खरीदारी आती है और अच्छी आती, बट 9,000 करोड़ की आपको नहीं दिखती, इतनी बड़ी खरीदारी नहीं दिखती। साथ में कल जोमेटो की 1700 करोड़ की ब्लॉक डील भी थी, तो उसका भी योगदान है। तो इस आंकड़े से आप इतना एक्साइटेड मत हो जाइए, बट जो बाकी फैक्टर्स हैं वो बहुत बढ़िया आए हैं, क्योंकि एक मोमेंटम बाजार को चाहिए था जो आ गया। काफी समय से हम देख रहे थे 18,600, 650, 700 तक मान लीजिए अपसाइड पर और 500 लोअर साइड पर, इसी रेंज में बाजार 3-4 सेशन से अटक गया था। नया हाई टच कर रहा था, पर जो हम बात भी कर रहे थे कि 5 पॉइंट ऊपर जाता है, 10 पॉइंट ऊपर जाता है, 15 पॉइंट ऊपर जाता है और वहां से नीचे आ जाता है। कल एक डिसाइसिव मूव बाजार ने आपको दी। 18,800 इंट्राडे में आपने टच किया, उसके पार आप गए ऑलमोस्ट डेज हाई पे, क्योंकि आखिरी आधे घंटे में वेटेड क्लोजिंग आती है, तो ऑलमोस्ट आप डेज हाई पर ही क्लोजिंग मान लीजिए 750 के ऊपर होती हुई दिखी। और जो पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड दिख रहा था, उस रेंज से आप बाहर आते हुए दिखे, तो ये एक बहुत बड़ा आपको फैक्टर आते हुए दिखा। इनफैक्ट अगर आप कुछ समय की क्लोजिंग का आंकड़ा देखें तो लगातार बाजार आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर जाते हुए दिख रहा है। लास्ट 3 सेशंस में स्पेशली निफ्टी की लीडरशिप आई है। अब तक बैंक निफ्टी की बढ़िया मूव थी, निफ्टी ने 3-4 सेशंस में एक जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस आपको दिखाई है। दूसरा, सेक्टोरल रोटेशन बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि हम एक दिन रिलायंस आ गया, एक दिन IT आ गया, एक दिन FMCG आ गया, एक दिन ऑटो आ गए। कल सारे सेक्टर्स साथ में आ गए। इवन बैंक्स का भी योगदान था, उतना बड़ा योगदान नहीं था, बट बैंक्स का योगदान आ गया। कल ऑटोज हमने आते देखे, ऑयल एंड गैस मूव कर रहा था, कमोडिटीज मूव कर रहे थे, सारे सेक्टर्स आ गए। तो एक बढ़िया रोटेशन के बाद जब सारे सेक्टर्स मूव अप करते हैं तो वो आपको बढ़िया एक्शन दिखाते हैं। बैंक्स के साथ साथ IT अगर साथ में मूव कर रहा है, तो 2 जो पिलर्स हैं निफ्टी के, वो अगर साथ में ऊपर जा रहे हैं तो वो आपको स्ट्रेंथ दिखाते हैं। और जो बैंक निफ्टी की मूव आई है, निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी की मूव भी कल बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि बैंक निफ्टी जो 43,200 पर लगातार अटक रहा था, हम भी बात कर रहे थे। अगर आप देखें 4-5 ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी की मूव देखें, 43,075 को 24 नवंबर को बंद हुआ था, वो एक बड़ी मूव आई थी, पहली बार 43,000 के ऊपर बंद हुआ। बट उसके बाद देखिए 42,980 के ऊपर बंद हुआ, उसके बाद 43,20 पर बंद हुआ, फिर 43,50 पर बंद हुआ। 3-4 दिनों से एक वो 200-250 पॉइंट की रेंज में सुमित जी जेठकर भी जब ट्रेड की बात करते हैं वो बात कर रहे थे। कल आपने उस पर थोड़ा अच्छा मूव दिखाया, 43,231 पर कल आप क्लोज होते दिखे। तो ये एक बड़ा एक मोमेंटम बैंक निफ्टी की तरफ से भी आया, जो आशु जी भी कह रहे थे कि अब बैंक निफ्टी भी उन्हें लग रहा है कि मूव के लिए तैयार हो सकता है। तो काफी सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, बट एक वर्ड ऑफ कॉशन थोड़ा जरूरी है यूफोरिया में, क्योंकि ऑलरेडी जो अब 500 पॉइंट की मूव जो मंडे को डाउ पर आई थी, वो हमने इग्नोर कर दी थी कंप्लीटली, और हम पॉजिटिव रहे थे गिरावट के बाद। कल बड़ी मूव आई है, बट हमारे बाजार ऑलरेडी फ्रंट एंड इस मूव को कर चुके हैं। वीकली एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी आएगी, शायद एंड में थोड़ा बाजार लाइट भी हो जाए। 7 दिनों से निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज कर रहा है, राइट। तो बहुत रेयर होता है 7-8 दिन के बाद थोड़ा एग्जॉशन बाजार में आना, नेचुरल है। और बहुत बड़ी मूव हुई है, रिकॉर्ड हाई पर आपने क्लोजिंग दी है, रिकॉर्ड हाई के ऊपर गए हैं, थोड़ा लाजमी है। पुट कॉल रेशियो 1.55 हो गया है, पिछले कुछ दिनों का बहुत ज्यादा ये पुट कॉल रेशियो हमने देखा है। 1.4 1.5 के लेवल पर जब भी बाजार जाता है, आपको वहां से थोड़ा करेक्शन आते हुए दिखता है। तो आज एक अच्छा गैप अप फिर से हो सकता है, बट उसके बाद एक कूल ऑफ के भी संकेत, एटलीस्ट थोड़े रेंज के संकेत आपको दिख सकते हैं। एफआईएस की पोजीशन भी 75% पर है, ये घटा नहीं रहे हैं, बट उतना कन्विंसिंगली बढ़ा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ओवरबॉट लेवल्स पर उनके लिए आ चुका है। कल हालांकि एक अच्छी बात है
कि इंडेक्स फ्यूचर्स में तो ये लगातार खरीदारी कर रहे हैं, कल स्टॉक फ्यूचर्स में भी इन्होंने अच्छी खरीदारी करी और लंबे समय बाद, क्योंकि अब तक ये स्टॉक फ्यूचर्स बेच रहे थे, लंबे समय बाद इनकी तरफ से अच्छी खरीदारी गई। तो बहुत सारे फैक्टर्स बाजार के फेवर में है। पोजिशनली डेफिनेटली जो हमारे एक्सपर्ट्स भी बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी की मूव 19,000 की मूव वो स्क्रीन पर दिख रही है, बट आज क्योंकि एक्सपायरी है, ओवरबॉट टेरिटरी में है, ग्लोबल मार्केट्स अच्छे हैं, बट हम ऑलरेडी उससे पहले आउट परफॉर्म कर चुके हैं और उससे पहले अच्छी रैली दिखा सकते हैं, तो थोड़ा ऊपरी लेवल पर कॉशियस रह सकते हैं, बट अदरवाइज मूड माहौल बढ़िया है, सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़िया है, स्टॉक मूवमेंट भी शानदार दिख रहा है। चलिए, तो अंडरलाइंग टोन हम कह सकते हैं कि हमारी मजबूती की है, कहीं भी हिलने खिसकने की बात दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अब वही समझने वाली बात होगी कि एक्सपायरी का दिन है, कहाँ एक्सपायरी कटती है, और ऑफ कोर्स ये जो साल का आखिरी महीना है वो हम कहाँ बिताते हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की भी थोड़ी सी एनालिसिस यहाँ पर समझते हैं, और सबसे बेहतरीन विशेषज्ञ हमारे साथ और एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के चेयरमैन अजय बग्गा सर का साथ हमें मिला है। बग्गा सर, मॉर्निंग। अभी दीप के साथ हम ग्लोबल और घरेलू बाजार दोनों के फ्रंट्स पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन सर हमारे लिए तो सबसे हाईलाइट पॉइंट पवेल साहब का वो बयान रहा है, कल का एक स्टेटमेंट रहा है जिसने एकदम महाशक्ति प्रदान करने का काम किया पूरे ग्लोबल मार्केट्स को, फिर चाहे वो इक्विटी हो और कमोडिटी हो। सर, मैं आपकी एनालिसिस जानना चाहूंगी, इसे देखा कैसे जाए स्टेटमेंट को? ये मार्केट्स के लिए बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट था, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने पचाया तो हुआ था कि हॉकिश रहेंगे, और छोटी सी स्पीच थी, जो स्पीच मेन थी वो बहुत छोटी थी, उसमें ज़्यादा उन्होंने यही फोकस किया कि देखिए हम हायर फॉर लॉन्गर रहेंगे, रेट बढ़ाने पड़ेंगे। 1 अक्टूबर का जो इन्फ्लेशन डेटा नीचे आया है उससे हम विचलित नहीं होंगे अपने पथ से, बट यहाँ से रेट बढ़ाने पड़ेंगे, और जो सितंबर का जो हमारा एस्टीमेट था उससे ज़्यादा टर्मिनल रेट रहेगा, तो प्रोजेक्शंस हमारे बढ़ने वाले हैं। तो मैं कहूँगा 11 पॉइंट हॉकिश थे, बट एक पॉइंट जो मार्केट्स को सबसे ज़्यादा भागे, जैसे आप दोनों ने भी सवेरे से कहा कि जो दिसंबर में है, बोले शॉर्ट टर्म में ही हम रेट हाइक की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको धीरा कर सकते हैं, तो स्लोअर रेट हाइक आने वाले हैं और शायद दिसंबर की बैठक में ही आ जाएंगे। इससे मार्केट ने अनुमान लगाया कि 50 बेसिस पॉइंट दिसंबर में, और उसके बाद देखेंगे। हमारा अनुमान अभी यही है कि 50 दिसंबर में, 25 फरवरी की बैठक में, 1 फरवरी में, फिर मार्च में 25 और मई में फिर देखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी, अगर इन्फ्लेशन ऑलरेडी डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है, तो हो सकता है मई की ज़रूरत ना पड़े, बट अभी जो फेड फ्यूचर्स दिखा रहे हैं नेहा, एक है कि 77% की प्रोबेबिलिटी हो गई 50 बेसिस पॉइंट की। ये क्यों पिछले 2 हफ्ते के 80 पे क्यों नहीं पहुंची? नवंबर की कल जॉब डेटा आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर आएगा, 2 लाख जॉब्स की उम्मीद है। हमारे मार्केट बंद होंगे तब सवेरे यूएस में सवेरे फ्राइडे को आता है ये डेटा, तो वो थोड़ा तगड़ा डेटा आएगा, 2 लाख का है। वो अगर कम आता है तो मार्केट और जोरदार भागेंगे। कल जो प्राइवेट पेरोल्स थे, एडीपी करके पेरोल्स जो आते हैं, वो अनुमान से काफी कम आए, 127,000 जॉब्स आए, जबकि 190,000 का एस्टिमेट था। तो वो पेरोल डेटा है। फिर 4 तारीख को ओपेक प्लस की बैठक है। पिछली बारी जब अक्टूबर में उन्होंने $2 मिलियन बैरल्स की प्रतिदिन की कटौती की थी, उस टाइम से अब तक मार्केट कम हो गया है प्राइसिंग, तो वो काफी फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और लगता है फिर से एक और रेट ये उत्पादन कट वो लेके आएंगे। और तीसरा अहम डेटा पॉइंट है 13 दिसंबर को सीपीआई का फिगर, यूएस की इन्फ्लेशन का फिगर। चाहे पीसीई जो है उनका पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर काफी काबू में रहा, चाहे उनके टारगेट से ऊपर है, बट नीचे आते दिख रहा है, थोड़ा सा समतल हो रहा है और थोड़ा सा रुझान नीचे है। तो ओवरऑल मार्केट ने ये पॉजिटिव पकड़ा कि अगर रेट हाइक की ट्रेजेक्ट्री कम हो रही है, 4 बारी 75 बेसिस पॉइंट किए थे और इस बारी 50 पे आएंगे, अगली बारी लगता है कि 25 हो जाएंगे, तो मार्केट ने जो जून में 5.25 तक का टर्मिनल रेट था, उसको मई में 5% पे पीक आउट करते कर दिया। तो बॉन्ड मार्केट ने दर्शा दिया कि भाई
ज़्यादातर हो गया है, जो रेट हाइक होना था, और यहाँ से कम रहेगा। इन्फ्लेशन धीरे धीरे काबू में आ रहा है। एक अहम बात और थी, या दो कहूंगा। एक तो जो काफी बड़ा उनका क्वेश्चन आंसर रहा, और वहां पे जैसे अगस्त में बहुत गुस्से में लगे थे, जैक्सन होल में बोल के चले गए थे, कुछ प्रेस के साथ इंटरेक्शन नहीं था, क्योंकि मीडिया भी वहां लिमिटेड रहता है, बट कुछ भी सवाल उन्होंने नहीं लिए। पिछले दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत हॉकिश रहे थे, बहुत सीरियस रहे थे। कल उन्होंने दो जोक्स भी किए। एक तो अपना बाइकिंग साइकिलिंग का जो बोला कि हाँ मैं करता हूँ बाइकिंग, बट बताऊंगा नहीं कब और कहाँ, क्योंकि कोई ना कोई मेरे पीछे पड़ जाएगा वहां आके। और दूसरा भी उन्होंने एक जोक किया, जब किसी ने बड़ा क्वेश्चन पूछा, लिख रहे थे, बोले मैंने लिख तो लिया बट मैं अपनी हैंडराइटिंग नहीं पढ़ पाता हूँ। तो जो मॉडरेटर थे उनको फिर क्वेश्चन उनसे पूछना पड़ा, तो रिलैक्स लगे और काफी जोकिंग इस तरह से हुई। तो ये इन कंट्रोल लग रहे थे। पिछले तीन पब्लिक इंटरेक्शंस में जो बहुत सीरियस और कि भाई बेकाबू हो रही है इन्फ्लेशन, उस तरह का माहौल नहीं था। इन कंट्रोल, और थोड़े से वो जितना भी पावल जैसी शख्सियत स्माइल कर सकता है, बट स्माइल किए। एक तो बात ये थी, और दूसरा जो अहम बात थी, उन्होंने फिर कहा कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएंगे। एक वक्ता ने उनसे पूछा सॉफ्ट लैंडिंग क्या है, तो सीधा बोले देखिए रनवे बहुत छोटा होता जा रहा है, संकीर्ण है, नैरो है, बट हम कोशिश यही कर रहे हैं कि बिना कोई गंभीर रिसेशन के इस इन्फ्लेशन को काबू कर लिया जाए। और काफी इन्फ्लेशन का जो पोर्शन था वो हमारे काबू से बाहर था, सप्लाई साइड था, एक्सटर्नल था, वो काबू में आते दिख रहा है। उससे हमें हौसला बन रहा है। ये बहुत अहम बात थी। इसके बाद दूसरा मार्केट में एक उछाल आया। पहला आया जब बोले अपनी स्पीच में, दूसरा जब इंटरेक्शन में ये बोले कि भाई सॉफ्ट लैंडिंग अभी भी हम पॉसिबल देख रहे हैं, चाहे प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, तब तो बिल्कुल एक शॉर्ट स्क्वीज हो गया। जो भी शॉर्ट्स थे वो बिल्कुल स्क्वीज कर दिए गए, और मार्केट्स इतनी तेजी से 4-4% नैस्डैक को बढ़ना, ये यही दिखा रहा था कि मार्केट पोजीशनिंग एकदम चेंज हो गई। और एक तरह से सरप्राइज ही आ गया। सर आपने पूरा स्पीच, पूरा Q&A देखा सर? पूरा देखा, और रात को विश्लेषण भी किया दीप, क्योंकि आपके प्रोग्राम में आना था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके एफर्ट के लिए डेफिनेटली हैट्स ऑफ सर। हर बार आप सारी चीज़ें इतने डिटेल में, कि क्या जोक भी किए, क्या डिटेल्स निकाल के लाए, बहुत ही ज़बरदस्त सर। एक छोटा सा सवाल और है, क्या ये एक पहला हिंट माना जाए, क्योंकि फेड हम जानते हैं टाइटनिंग करने से पहले भी बाजार को तैयार करता है, लूजनिंग करने से पहले भी तैयार करता है। इस बार टाइटनिंग के लिए उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, इसलिए वो शार्प रिएक्शन हमने साल की शुरुआत में देखा था। क्या ये एक पहला हिंट माना जाए कि लूजनिंग नहीं, पिवट नहीं, या एटलीस्ट एक हिंट, पहला हिंट आ गया, आगे और भी आएंगे फेड की तरफ से? जी बिल्कुल दीप, और ये बहुत आपने कहा, बहुत सही कहा। देखिए एलन ग्रीनस्पैन और उससे पहले क्या होता था कि सेंट्रल बैंक ज्यादा उसको ओपेक या कॉम्प्लेक्स बनाने की, पेचीदा बनाने की कोशिश करते थे, पारदर्शिता कम रखते थे। बट एलन ग्रीनस्पैन का कार्यकाल खत्म होते होते फिर बेन बेर्नांके ने ये बहुत अच्छा कर दिया कि हम इसको पहले ही टेलीग्राफ करेंगे जो हम करने वाले हैं, और पारदर्शिता रखेंगे। तो इनको क्या था, फ्रस्ट्रेशन ये था, मार्केट ने जून में बोला जी पिवट आ गया, पिवट आ गया, फिर सितंबर में कहा कि पिवट आ गया। तो इनको ये था कि हम कोशिश कर रहे हैं फाइनेंशियल कंडीशंस को टाइटन करने की, बट मनी सप्लाई इतनी है कि ये मार्केट आगे बढ़ता जा रहा है। और मनी सप्लाई पे देखें दीप, एक बहुत अहम बात है जो कि केवल बॉन्ड मार्केट या बहुत कम विशेषज्ञ इसको देखते हैं। जो मनी सप्लाई 25% बढ़ी थी कोविड के चलते, वो अब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अगर सितंबर की यूएस मनी सप्लाई देखें, ईयर ऑन ईयर -3.6%, अक्टूबर की यूएस की मनी सप्लाई ईयर ऑन ईयर -4%। तो ये क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो कर रहे हैं, रेट्स जो बढ़ा रहे हैं, उससे इन्होंने क्या किया है कि मनी सप्लाई पे एक रोक लग रही है। और मनी सप्लाई, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, कभी हम
एक सेशन करेंगे इस पे। मिल्टन फ्रीडमैन ने बहुत जो मॉनेटरिज्म के पक्ष में थे 1960s 70s में जब इन्फ्लेशन बेकाबू थी, उन्होंने बहुत अच्छी इस पे वक्तव्य जारी किए जी। हैं। बट छोटा में यही सोच लीजिए, मनी सप्लाई जब कम आती है, इन्फ्लेशन कम आने वाली है। तो मनी सप्लाई आपको इंडिकेटर दे रही है और फेड वो देखता है। समझ गए सर। इस मनी सप्लाई का आपने अच्छा आइडिया दे दिया सर। इस पर डेफिनेटली कुछ प्लान करते हैं। और महीने की शुरुआत है सर, स्पेशल शो भी याद है ना सर? जी जी बिल्कुल। चलिए, तो उसकी भी अपॉइंटमेंट सेट करते हैं बग्गा साहब के साथ। एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स हर महीने की तरह इस महीने भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल आज सुबह के लिए बग्गा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात देर रात सेशन रहा आपके लिए, पूरे विश्लेषण करके आज जल्दी सुबह हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया बग्गा साहब। कल फिर से आपसे करेंगे मुलाकात सर। आइए, सुमित जी भी हमारे साथ है तैयार, और बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। सुमित जी, गुड मॉर्निंग। हिस्टोरिक सेशन, अब वीकली एक्सपायरी एसजीएक्स निफ्टी 19,000 पर, फेब्रुअरी फ्यूचर्स 19,000 का स्तर छू चुका है। आपसे जानना चाहूंगा, एक तो आज के लिए निफ्टी की अगर बात करें तो अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकल कर आते हैं? कल तो 18,800 छू लिया था इंट्राडे में। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग। देखिए दीपांशु, मार्केट्स में पार्टी जारी है और रुकने को तैयार नहीं है, और हर रोज हमें निफ्टी में 100-100 200 पॉइंट के मूव देखने को मिल रहे हैं। तो अभी भी ये पार्टी जारी रहेगी और आने वाले दिनों में पोजिशनल तौर पे भी मार्केट्स के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का ही देखने को मिलेगा। आज 19,000 इमीडिएट हर्डल होगा निफ्टी के अंदर, और गैप अप ओपनिंग में अच्छा खासा एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट भी कर रहा है, यहां से मूव ऊपर का ही बनेगा। अब बनता है ये कि पोजीशंस कहां पे बनाए या फ्रेश ट्रेड कहां पे ले। देखिए, सबसे पहले तो जिसने बाय का व्यू लेके रखा है वो तो पोजीशंस होल्ड करके चल सकता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकता है। 19,000 वाई डेटा के हिसाब से भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और दिसंबर मंथ की शुरुआत है, और पहले दिन ही अगर ये 19,000 के ऊपर सस्टेन करना चालू हुआ तो फिर उसके बाद एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और देखने को मिलेगी, और फिर और ऊपर के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल एक बार के लिए ये मान के चले कि इंट्राडे में लास्ट 2-3 दिनों में मैंने जो भी देखा है कि गैप अप होने के बाद मार्केट स्टेबल रहता है, मार्केट सस्टेन करता है, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आती है, और स्टॉक्स के अंदर थोड़ी ज्यादा सेलिंग देखने को मिलती है, और निफ्टी बाद में क्लोजिंग आवर्स में आते आते और ऊपर की तरफ चला जाता है। तो आज मार्केट खुलने के बाद अगर कोई भी डिप आता है तो 18,800 18,850 इन लेवल्स के आसपास लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकता है। 18,700 नीचे में इसका सपोर्ट बनेगा। ऊपर में 18,950 से लेके 19,000 तक के लेवल निफ्टी के इमीडिएट टारगेट है। 19,000 का लेवल टूटता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो 19,150 से 19,200 तक का मूव कल तक देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी के अंदर बायस पॉजिटिव है। एक चीज नोट करने लायक है दीपांशु, कुछ कुछ स्टॉक्स में सेलिंग आ रही है। मार्केट्स भले ही ऊपर, पहले क्या हो रहा था कि स्टॉक्स चल रहे थे, इंडेक्स नहीं चल रहा था। अब इंडेक्स चल रहा है और स्टॉक्स स्टेबल है, या कुछ कुछ स्टॉक्स में बाइंग और कुछ कुछ स्टॉक्स में सेलिंग आ रही है। तो एक तो स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक रहना होगा, और इंडेक्स के अंदर बायस पॉजिटिव रख के चल सकते हैं। थोड़ा एक बार पुट कॉल रेशियो पर भी टच कर लेते हैं सुमित जी, क्योंकि 1.55 के लेवल पर आगे हम देख रहे हैं। 1.445 जब भी आता है इंट्राडे में थोड़ी वीकनेस आती है। कल इंटरेस्टिंगली लास्ट आवर में इंट्राडे में भी कुछ वीकनेस हमें नहीं दिखी। थोड़ा एलिवेटेड है पुट कॉल रेशियो, तो ऊपरी स्तरों पर कहां से दबाव आ सकता है या कहां से मुनाफा वसूली आ सकती है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का भी थोड़ा प्रेशर रहेगा? देखो दीपांशु, परसों जब हमने शो किया था तब मैंने कहा था आपको कि 18,700 का लेवल टूटेगा तो शॉर्ट कवरिंग में 18,800 तक का मूव, 18,900 तक का मूव देखने को मिलेगा। लास्ट कल के 45 मिनट्स में क्या हुआ कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, और रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही ओपन इंटरेस्ट के अंदर शिफ्ट होता हुआ देखने को मिला, और फिर सडन बाइंग आ गई लास्ट के आधे घंटे में, और शॉर्ट कवरिंग के तौर पे 100 से 125 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिला। अब जो पीसीआर इंडिकेट करता है वो यही है कि मार्केट खुलने के बाद जब गैप अप होता है इतना, तो उसके बाद मार्केट 3 से 4 घंटे कंसोलिडेट करता है। इंट्राडे डिप बिल्कुल आता है और आएगा, और 80 से 100 पॉइंट का इंट्राडे डिप देखने को भी मिल सकता है। तो पहला तो 18,900 का एक रेजिस्टेंस आप मान के चले इंडियन निफ्टी के हिसाब से। दूसरा रेजिस्टेंस आप 19,000 का मान के चले, जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, और ओपन इंटरेस्ट डेटा के हिसाब से भी, डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से भी एक अच्छा खासा हर्डल है। ये दो लेवल्स आज इंट्राडे के लिए आप मान के चले 19,000 के आसपास से थोड़ा सा सेलिंग इंट्राडे में बन सकता है, जिसके अंदर 18,850 तक के लेवल या 18,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए मैंने गैप अप ओपनिंग के साथ बाय का व्यू नहीं रखा है। डिप आए तब बाय करना चाहिए, या फिर गैप अप ओपनिंग होता है तो एक बार कुछ नहीं करना चाहिए, 1-2 घंटे तक वेट करना चाहिए, डिप का वेट करके फिर खरीदारी करें। 19,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे
19,150, 19,300 ये लेवल हमें अगले हफ्ते तक ही देखने को मिलेंगे। ये ध्यान में रखना चाहिए निफ्टी के लिए। 19,000 के लेवल की तो गारंटी सुमित जी दे रहे हैं, उसके ऊपर ही बल्कि जाने के लिए बाजार तैयार हो रहा है, बट थोड़ा नियर टर्म रेजिस्टेंस एक 19,000 बाजार को अभी दिखा सकता है, और 18,900 पर भी आपको थोड़ी संभालना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ओवरबॉट इस समय के लिए बाजार दिख रहा है। बैंक निफ्टी में क्या व्यू है सुमित जी, क्योंकि कल जो ये 43,200 के ऊपर गया है और होल्ड कर रहा है 3-4 दिनों से, जो ये 43,000 के आसपास ही मूव कर रहा था, इसको कैसे समझना है? ये 43,200 के ऊपर कल जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग रही है, और आज के लिए फिर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकलते हैं? देखिए, बैंक निफ्टी को भी जाना तो ऊपर ही है, क्योंकि वो पीछे रह नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है थोड़ा सा स्लो हो सकता है, क्योंकि उसने पहले रफ्तार पकड़ी थी और अब निफ्टी ने रफ्तार पकड़ी है। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है दीपांशु, बैंक निफ्टी 43,300 के आसपास का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कि हमने परसों के सेशन में भी डिस्कस किया था, और ये डिस्कस किया था कि 43,250 से 43,300 के आसपास एक बार सेलिंग प्रेशर रहेगा। तो इंट्राडे में हमें डिप देखने को मिल रहे हैं, 43,000 तक के लेवल भी आते हैं, लेकिन फिर नीचे से शॉर्ट कवरिंग या बाइंग एकदम शार्प आती है, जिसमें 43,300 या 250 के आसपास आके रुकता है। सेम वही कल हमको लास्ट आधे पौने घंटे में देखने को मिला। अब यहाँ पे 43,300 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो 43,500 आज इंट्राडे का पहला टारगेट बनेगा, जो कि पॉसिबिलिटी है ओपनिंग में ही देखने को मिले। वो लेवल टूटने के बाद 43,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी ज्यादा मजबूत दिख रहा है अभी बैंक निफ्टी के कंपैरेटिवली, बट बैंक निफ्टी पीछे नहीं रहेगा, उसके साथ साथ चलेगा और कंधे से कंधा मिला के तेजी करेगा। 42,900 इसका बैंक निफ्टी का नीचे में सपोर्ट रहेगा। तो जैसे कि मैंने निफ्टी में कहा, सेम वैसे ही बैंक निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग में नहीं खरीदना है। गैप अप ओपनिंग के बाद जब कोई भी छोटा मोटा डिप आता है आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर, उस डिप में खरीदारी करना है। 43,000 और 42,900 ये इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। ये लेवल टूटेंगे तो ही कोई करेक्शन बनेगा अच्छा खासा, नहीं तो इंट्राडे डिप के अंदर बाइंग बनेगा। 43,500, 43,700 ये इमीडिएट ऊपर में टारगेट बनेंगे। 43,500, 43,700 का लेवल ब्रेक होने के बाद 44,000 प्लस के लेवल हमें पोजिशनल तौर पे आने वाले कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, इंडेक्स के अंदर बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। तो कोई बड़ा शॉर्ट और बड़ा सेलिंग तो अभी सोचना भी नहीं है। हाँ, इंट्राडे मोमेंटम के लिए सेलिंग जरूर मिलेगा, जो कि बीच बीच में अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जब भी ऐसा होगा तो डिप भी सडन आएगा और 200-300 पॉइंट का मूव शार्प हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। फिलहाल बायस पॉजिटिव रखना है, डिप में खरीदारी करना है, 42,900 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर भी व्यू, पॉजिटिव ही मोमेंटम है। थोड़ा आज एक्सपायरी है इसलिए उतार चढ़ाव दिखा सकता है, अदरवाइज पोजिशनली बाजार आपको अच्छा दिख रहा है। थोड़ा ऊपरी स्तरों पर हालांकि सावधानी बरतने की जरूरत डेफिनेटली है। सुमित जी से थोड़ी देर में उनकी पिक ऑफ द डे भी लेते हैं, बाकी भी हमारे सारे एक्सपर्ट्स जुड़ने की तैयारी में हैं। आइए तब तक जो आज की खबरें हैं, ट्रिगर्स हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं, उस पर कर लेते हैं फोकस। हमारी टीम भी है तैयार, अरमान, नुपुर, कुशल और साथ ही आशीष। अरमान, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें। जी, ट्रिगर्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो आरबीआई जो रिटेल के लिए जो डिजिटल करेंसी है उसका पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करेगी। उसी के साथ साथ ईवी टेस्टिंग नियमों का जो पहला फेज़ है वो भी शुरू हो जाएगा। गुजरात असेंबली इलेक्शंस है जिसका फेज़ 1 आज से शुरू होने वाला है, और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो है जिसमें पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग है, जिसमें अब मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जीज के कई सारे जो दिग्गज लोग हैं वो इसमें पार्ट लेने वाले हैं। ओबराय रियल्टी पर ध्यान रखिएगा क्योंकि उनकी एजीएम होने वाली है, और केयर रेटिंग्स जिसका बायबैक आज से बंद होने वाला है। ईज माई ट्रिप जहां पे बोर्ड मीटिंग पर एक्विजिशन अधिकरण पर जो है बोर्ड जो है विचार करने वाला है। कॉस्मो फर्स्ट जहां पर बायबैक पर विचार होने वाला है बोर्ड बैठक में, और ओसिया हाइपर रिटेल पर भी आपको अंत में ध्यान रखना होगा, जो एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म से एनएससी मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म पर जो है वो ट्रांसफर होने वाला है। ओके, चलिए अब बारी आती है नुपुर की। नुपुर, बताइए आपके स्टॉक्स एंड न्यूज़ की लिस्ट क्या कहती है? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आईपीओ का अपडेट ले लेते हैं। वहाँ पे धर्मराज कॉर्प जो कल बंद हो गया था वो करीबन 35.5 गुना बढ़ता हुआ दिखा। यूनिपार्ट्स इंडिया जिसका कल पहला दिन था और आज दूसरा, वो करीबन 58% से अब तक बढ़ चुका है। इंटरग्लोब और स्पाइस जेट भी आज फोकस में रहने वाले, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आती दिखी इन कंपनीज़ के लिए। एयरलाइन कंपनीज़ को जो एटीएफ होता है उसके दाम घटा दिए गए। ओएमसीज ने ये दाम घटाए, करीबन 2,775 पर लीटर की कटौती यहाँ पर आती दिखी है, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। मॉइल जहाँ पे कंपनी ने जो फेरोग्रेड्स के जो भाव है वो 5% से कम किए, तो यहाँ पर भी नजर रहने वाले। केपीआई ग्रीन जहाँ पे 1:1 बोनस शेयर को अब मंजूरी मिलती हुई दिखी है। बोर्ड से कल बोर्ड बैठक थी, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। करीबन 20 करोड़ का जो था वहाँ पे कंपनी एक्सपेंशन भी करने वाली है, वो 40 करोड़ का एक्सपेंशन अब करेगी। एफएमसीजी कंपनीज पर भी आज फोकस है, क्योंकि जो पैकेजिंग के नियम आज से लागू होने वाले थे वहाँ पर 1 जनवरी कर दिया गया है, तो ये भी एक खबर है जहाँ नजर रखनी है एफएमसीजी सेक्टर पर।
ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें एफएमसीजी सेक्टर पर भी रखने नजर। कुशल, मॉर्निंग, बताएं आप कौन सी खबरें लेकर आए? मॉर्निंग दीप, खबरों में शिल्पा मेडिकेयर फोकस में रखिए क्योंकि यहाँ पर कंपनी के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। तेलंगाना में जो जडचेरला के फार्मासेज में इनकी यूनिट है, एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है यूनिट 4, उसको हेल्थ कनाडा जीएमपी से मंजूरी मिल गई है। इनफैक्ट यहाँ पर जो जीएमपी है 12 सितंबर से 16 सितंबर 2022 के बीच ये जाँच की गई थी, तो डेफिनेटली इस वजह से ये फोकस में रहेगा। आरवीएनएल, टीटागढ़ वैगन्स और सीमेंस, ये नज़र में रखिए क्योंकि टीटागढ़ वैगन्स और सीमेंस ने 200 लाइट वेट वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए बोली लगाई है और यहाँ पर 200 ट्रेन की जो कुल ऑर्डर वैल्यू है लगभग 26,000 करोड़ रुपए अनुमानित लगाई जा रही है। तो रेलवे को जो पहले प्रोटोटाइप प्रोक्योर करने में करीबन 18 से 24 महीने का समय लगेगा। इनफैक्ट कुछ खबरें आ रही है वोडाफोन आइडिया को लेकर भी, क्योंकि कंपनी यहाँ पर 16,000 करोड़ तक के लोन एसबीआई से जुटा सकती है, तो उसके साथ बातचीत कर रही है और ये 4G और 5G के कैपेक्स और वेंडर ड्यूज को पूरा करने के लिए लोन लिया जा सकता है। खबरों में बैंक ऑफ बड़ौदा भी रहेगा क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा की जो क्रेडिट कार्ड सब्सिडियरी है उसमें कुछ पी निवेशक यानी कि टीपीजी कैपिटल, वॉवक, पिनकस, वेस्टब्रिज कैपिटल और अन्य डोमेस्टिक जो फंड है, गाजा कैपिटल, इसकी नज़र है और इनकी जो सब्सिडी है बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, इसमें करीबन 26% हिस्सेदारी हो सकता है कि खरीदी जाए इस पी जो कंसोर्टियम है उसके द्वारा और 4,000 करोड़ रुपए के यहाँ पर ये वैल्यू लगाई जा रही है। सांगे इंडस्ट्रीज और हैट्सन एग्रो भी फोकस में रहेंगे क्योंकि सांगे इंडस्ट्रीज 3 दिसंबर को बोर्ड की बैठक होने वाली है। इसमें प्रेफरेंशियल राइट्स इशू या फिर अन्य माध्यमों के जरिए फंड जुटाने पर कंपनी बोर्ड बैठक कर सकती है और साथ ही हैट्सन एग्रो भी राइट्स इशू कमेटी की 3 दिसंबर को ही बोर्ड बैठक इसकी भी होने वाली है, जिसमें राइट्स इशू के जरिए हो सकता है कि शेयर जारी करने पर सहमति बन जाए बोर्ड के बीच। ओके, चलिए अरमान के पास वापस लौटते हैं। अरमान, बताइए किन खबरों के दम पर स्टॉक्स में, सेक्टर्स में एक्शन आज दिखेगा? जी, न्यूरेका पर आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि जो प्रमोटर पायल गोयल जी हैं वो उन्होंने लगभग 2.4 लगभग 2.5% के आसपास जो है हिस्सेदारी घटाई है और उनकी अब जो कुल हिस्सेदारी है वो 35% से घटकर लगभग 33% के आसपास 32.5% के आसपास हो गई है और ये ओपन मार्केट के जरिए 14 से 28 नवंबर के बीच में जो है उन्होंने हिस्सेदारी घटाई है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी पर आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि इनका जो नाम है वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से बदलकर श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड होगा और ये 30 नवंबर मतलब देखेंगे तो ऑलरेडी प्रभावी हो चुका है। बड़ी डील्स पर भी आपको ध्यान रखना होगा जिसमें आप जोमेटो पर ध्यान रखिएगा स्पेशली, जिसमें अली पे सिंगापुर होल्डिंग्स ने लगभग 26 करोड़ के आसपास जो है जो अपनी हिस्सेदारी है वो बेची है, लगभग जो 3% हिस्सेदारी बेची है। उसी के साथ साथ कैमस इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने लगभग 10 करोड़ जो हिस्सेदारी है वो खरीदी है और अंत में पीसी ज्वेलर्स पर आपको ध्यान रखना होगा जो कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स ने लगभग 40 लाख शेयर्स जो है खरीदे हैं। ओके, तो कुछ खबरें और कुछ फंड एक्शन कल होते दिखा और ऑफकोर्स एमएससीआई की तो बड़ी रीबैलेंसिंग थी, वो स्टॉक्स हम जानते हैं कहां पर एक्शन हुआ है। आइए आज ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं इस पर भी डालते हैं नजर। एफआईआर मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ शुरुआत करते हैं। जेफरीज की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा, हालांकि लक्ष्य देखिए 3090 से बढ़ाकर केवल 3100 कर दिया है। हालांकि स्टॉक चल रहा है 2731 के आसपास। ये मान रहे कि सिंगापुर जीआरएम्स यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली। इसके बाद भी अगर आप देखें तो ड्यूटीज़ हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ डीजल और एविएशन फ्यूल पर वो काफ़ी हद तक एलिवेटेड है, लेकिन क्रूड क्योंकि ऊंचाई से करीब 30% के आसपास करेक्ट हो चुका है, तो हो सकता है कि जो आगे टैक्सेस लग रहे हैं, ड्यूटीज़ लग रही हैं, वो भी हटती हुई नजर आ सकती हैं। मैक्वायरी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 2000 रुपये के लक्ष्य के लिए, करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी नीचे का लक्ष्य है। एशियन पेंट्स यहाँ पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, जेपी मॉर्गन की तरफ से न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 3175 की क्लोजिंग है, 3365 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं और मान रहे कि आगे जाकर जो डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ है वो आपको देखने को मिल सकती है और इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होंगे वो भी करीब 19 से लेकर 20% के आसपास होंगे, लेकिन इंडस्ट्री में सबसे बेहतर होंगे। इसके लिए देखिए करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे का लक्ष्य दे रहे हैं। टीसीआई एक्सप्रेस यहाँ पर देखिए जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, इनके मैनेजमेंट की मीट हुई थी, उसके बाद इन्होंने जो है लक्ष्य दिया 2515 रुपये का, काफ़ी ऊंचा है क्योंकि 1862 के आसपास की क्लोजिंग है और यहाँ पर भी देखिए मान रहे हैं कि 28% ईपीएस का CAGR आपको FY25 तक देखने को मिल सकता है, इनका अनुमान है। तो अपसाइड के ढेर सारे ट्रिगर्स हैं जिसके चलते टीसीआई एक्सप्रेस यहाँ पर आपको नजर रखनी है। और अंत में डिलीवरी यहाँ पर भी देखिए लगातार ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अब रिपोर्ट आ रही है, बड़े करेक्शन के बाद क्रेडिट स्विस को भी स्टॉक को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोड है, पकड़ काफ़ी अच्छी है, तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 335 की क्लोजिंग है, 550 रुपये का लक्ष्य दिया। ओके, तो ये है आपके लिए आज की कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट जहां पर रखनी है नजर। आइए
रिकॉर्ड तेजी के बाद अब फॉलो ऑन बाइंग कहाँ करनी है, कहाँ पर करनी है सेलिंग, क्या हो सकते हैं स्टॉक्स जो आज एक्शन में आएंगे। हमारा दमदार पैनल तैयार करते हैं उनका स्वागत। पिक ऑफ द डे। तैयार है हमारे साथ हमारे मेहमान। सुमित जी तो बने ही हुए हैं सुबह से, सेठी साहब भी हैं आज हमारे साथ, कुणाल जी और साथ ही बंसल जी भी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। बंसल जी रात को सेलिब्रेट कर रहे थे निफ्टी की मूव सर, और वहीं से आए हैं डायरेक्टली, क्या मतलब थोड़ा आपका आउटफिट समझाएं सर। सुप्रभात दीपांशु, सुप्रभात नेहा। देखिए वो हमारे कुणाल जी ने एक ट्रेंड शुरू करा था थर्सडे को शर्ट का, और तो अब क्या है कि दीपांशु एक तो वो थर्सडे का फीलिंग है, दूसरा एक बर्थडे वाली फीलिंग आ रही है जिस तरीके से यूएस मार्केट्स में रैली आई है, और तीसरा दीपांशु कोल्ड एंड कफ हो रखा है, तो इससे वुलन शर्ट मुझे मिली नहीं। तो सेहत को मद्देनजर रखते हुए, कुणाल जी के गुरुवार वाले फील को मद्देनजर रखते हुए, और यूएस मार्केट ने जो बर्थडे वाला फील दिलाया, तीनों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस तरीके से आया हूँ दीपांशु। चलिए सर, अब आपने सेहत की बात कर दी तो फिर उसके बाद तो आर्ग्यूमेंट ही खत्म हो जाता है हमारे पास। बट ब्राइट एंड शाइनी बंसल जी हैं हमारे साथ दिन की शुरुआत करने के लिए। बताएं सर पिक ऑफ द डे। देखिए दीपांशु, पिक ऑफ द डे बताऊं उससे पहले मैं अभी कुशल को सुन रहा था, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में प्राइवेट इक्विटी वगैरह जो है टीपीजी एंड अदर्स 26% स्टेक के लिए इंटरेस्टेड हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास टोटल जो कस्टमर है दैट इज 1.57 मिलियन कार्ड होल्डर्स, और इसको प्राइवेट इक्विटी वैल्यूएशन दे रहा है 4000 करोड़ का। तो जो मेरा कल एक बोल्ड कॉल था आरबीएल बैंक पर, वहां पर अगर आप देखें तो 4.5 मिलियन कार्ड होल्डर्स हैं, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली डबल है, और आरबीएल बैंक 9,500 करोड़ की मार्केट कैप पे ट्रेड कर रहा है। तो एक अपडेट दे रहा हूं कि जल्दी यहाँ पर भी एक री रेटिंग देखने को मिलेगी। और आज का जो मेरा पिक ऑफ द डे है दीपांशु, वो है हैवेल्स, जिसके अंदर कल के सत्र में एक टर्न अराउंड ब्रेकआउट देखने को मिला था। ऑनगोइंग जो लोअर टॉप लोअर बॉटम रिजीम थी उस पर एक ब्रेक लगी थी, एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर देखने को मिला। तो हैवेल्स पे खरीदारी की राय है। 1220 का स्टॉप लॉस है, 1300 का टारगेट है। हैवेल्स है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके तो हैवेल्स पर पहली पिक ऑफ द डे बंसल जी की तरफ से आती हुई 1300 का टारगेट, 1220 को स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं कुणाल जी की तरफ। सर मॉर्निंग, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे कहां से आ रही है? गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए सबसे पहले तो ये जो बंसल जी ने शर्ट पहनी है इसको बिल्कुल स्वास्थ्य से जोड़कर ना देखें, ये केवल युवा दिखने की इनकी एक नाकाम कोशिश है जिसके चलते धारण करके आए। तो ये स्वास्थ्य तो केवल बहाना है। देखिए अब कुणाल जी बात करते करते बंसल जी ने खांसी करके भी कंफर्म करा कि नहीं मेरी तबीयत ही खराब है जिसकी वजह से मैं ये कर रहा हूँ। आई विश मेरे पास भी ऑप्शन होता, जो बंसल जी की शर्ट है आज शायद मैं भी ये पहनकर आ जाता। बट ब्राइट एंड शाइनी बंसल जी हैं। बताएं कुणाल जी आपकी पिक ऑफ द डे सर। देखिए खरीदारी की राय है और खरीदना है मैकडॉवल्स पर मैंने और राकेश जी ने लगातार नीचे के लेवल से खरीदारी की राय दी है। स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और कल आया है स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट, तो मैकडॉवल्स खरीद करके चले। ये 4 डिजिट्स में ट्रेड होने के लिए बिल्कुल तैयार है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले। 920 रुपए का एक स्टॉप लॉस, अब संशोधित स्टॉप लॉस 920 पर रखें। पहला टारगेट होगा 955 रुपए का, 970 का दूसरा टारगेट। इवेंचुअली स्टॉक 1000 के ऊपर ट्रेड होना चाहिए। ओके तो 1000 प्लस के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स बढ़िया मोमेंटम में काउंटर है भी। किरण जी भी हैं हमारे साथ। मॉर्निंग किरण जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग दीप, मॉर्निंग नेहा जी। मेरा बाय कॉल रहेगा जहां पे मल्टीपल कॉल्स कल के सत्र में देखने को मिले, वो रहा अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए बहुत ही अच्छा पैटर्न है। एक तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे है, शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक कप एंड हैंडल का पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। तो मल्टीपल पैटर्न एक ही जगह देखने को मिले तो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट नॉर्मली कहलाता है। तो मेरा मानना है कि करंट लेवल जो कि 7077 की क्लोजिंग है, करंट लेवल्स के आसपास बाय करें, थोड़ा सा डिप मिले तो और बाय करें। आपका स्टॉप लॉस 80 पॉइंट नीचे यानी 7000 के आसपास होना चाहिए। थोड़ा सा 1 से 2 दिन का या पोजिशनली नजरिया रखे। मेरा मानना है कि 7500 के आसपास के टारगेट्स आते कई दिनों में देखने को मिलेंगे। तो ये 500 400 450 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिलेगी अल्ट्राटेक में, तो उसका एडवांटेज लेना चाहिए। ओके तो कन्विक्शन किरण जी का अल्ट्राटेक में बनता हुआ 7500 तक का टारगेट इवेंचुअली दिख रहा है। 7000 के स्टॉप लॉस के साथ आपको यहां पर खरीद की
रिकमेंडेशन किरण जी की तरफ से। सुमित जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी पिक ऑफ द डे लेते हैं। सुमित जी मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम। बताइए आपकी पिक ऑफ द डे आज कहाँ पर है? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक सिलेक्ट करना है वो है सिप्ला। सिप्ला के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, सिप्ला के अंदर तेजी का व्यू देखने को, तेजी का ट्रेंड देखने को मिलना चाहिए, तेजी का व्यू लेके इसके अंदर काम करना चाहिए। सिप्ला में 1120 का नीचे में सपोर्ट बनेगा, तो 1120 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। यहां से सिप्ला में जो मोमेंटम बनेगा उसके अंदर ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा वो 1160 रुपए का है और दूसरा टारगेट 1170 रुपए का है। तो थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक्स या सेक्टर को भी सिलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे जिस तरह की मूव मार्केट्स के अंदर देखने को मिल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने सिप्ला को सिलेक्ट किया है 1160 1170 के टारगेट्स के लिए 1120 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो सिप्ला पर भी रखिए नजर, कल तो अच्छे मूव यहाँ पर भी आ रहे थे। सेठी साहब भी हैं हमारे साथ तैयार। सेठी साहब स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग सर। बताएं आपकी पिक ऑफ द डे कौन सी रहेगी? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग नेहा। बिल्कुल दीपांशु, बाजार में मूड माहौल बहुत ही अच्छा है। कल हमने देखा जिस तरह से जेरोम पावल के जो स्टेटमेंट आए कि जो रेट हाइक का जो कर रहे हैं उसकी पेस को स्लो करेंगे, तो उसके बाद से हमने एक ज़बरदस्त तेजी इंटरनेशनली मतलब डाउ जोन्स में, नस्डैक में, S&P 500 में देखी और इसको मोरलेस हमने काफ़ी हद तक प्रीएम्प्ट कर लिया था। कल हमारे बाजार में एक बहुत दमदार तेजी हुई कल, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंटरनेशनल क्यूज कल पॉजिटिव नहीं थे। तो मुझे लगता है ये थोड़ी बहुत तेजी तो ऑलरेडी हो चुकी है, बट स्टिल वी वुड सडनली डू वेल और आज अच्छी तेजी होनी चाहिए। और मेरी जो आज पिक ऑफ द डे है वो एक IT स्टॉक रहेगा, बिकॉज जिस तरह की कल नैस्डैक में 4.5% की तेजी हुई है, मुझे लगता है यहाँ पे भी जो सबड्यूड IT सेक्टर है वहाँ पे उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो मैंने आज पिक किया है विप्रो को, जो कि कल 407 के लेवल्स पे बंद हुआ है और इसमें आज खबरें भी है, शायद इन्होंने कुछ अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ कुछ करार किया अपने कोई प्रोडक्ट को या कोई सर्विसेज देने के लिए। तो मुझे लगता है ये स्टॉक आज अच्छा करेगा। 415 420 के मेरे टारगेट है और 402 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। विप्रो के साथ आज सेठी साहब जाना चाहेंगे। कल हमने IT से भी अच्छा पार्टिसिपेशन बनते हुए देखा था। सेठी साहब बताएं और कौन से स्टॉक्स लेकर आए हैं आप? और 4 स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। जो दूसरा स्टॉक है वो भी IT स्पेस से है, बट इस बार मिड कैप IT स्टॉक है। स्टॉक का नाम है बिरला सॉफ्ट। इस स्टॉक में भी बहुत तेज गिरावट हुई थी और उसके बाद से रिकवरी शुरू हुई है। कल ये स्टॉक 305 के आसपास बंद हुआ। मुझे लगता है इसमें भी आज तेजी और होनी चाहिए। 315 के टारगेट है, 300 रुपए का स्टॉप लॉस। थर्ड स्टॉक रहेगा ऑटो कंपनी हीरो मोटोकॉर्प। आज ऑटो कंपनीज के जो नवंबर महीने के सेल्स नंबर्स आने वाले हैं, तो मुझे लगता है वो अच्छे होने चाहिए। फिर ऐसी अटकलें चल रही है कि इन्होंने अपने प्राइजेस हाइक करे हैं कुछ मोटरसाइकिल्स के, तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें खरीदारी करने की सलाह है 2920 के टारगेट के लिए, 2810 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक मुझे लगता है मेटल स्टॉक्स, पर्टिकुलरली स्टील वाले स्टॉक्स, उनमें एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। वहां से मैंने पिक किया है जिंदाल स्टील एंड पावर, JSPL को। 535 पे कल क्लोज हुआ है, 550 के टारगेट, 530 का स्टॉप लॉस। और फाइनली मुझे लगता है अंबुजा सीमेंट में भी आज एक अच्छी तेजी बननी चाहिए। और ऐसे भी माना जा रहा है कि सीमेंट कंपनीज भी अपने प्राइजेस हाइक करने जा रहे हैं, तो उसका भी एक असर देखने को मिलेगा। और हमने कल लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड में अच्छी बाइंग देखी है सभी सीमेंट स्टॉक्स में। तो अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करने की सलाह, 585 का टारगेट, 565 का स्टॉप लॉस। ओके, तो बेहतरीन पिक्स सेठी साहब की तरफ से, जहां पर आपको रखनी है नजर। JSPL यहां पर आप करें खरीदारी, 550 का टारगेट, 530 का स्टॉप लॉस। अंबुजा सीमेंट 585 का टारगेट, 565 का स्टॉप लॉस। इसके साथ ही हीरो मोटो 2920 का टारगेट, 2810 का स्टॉप लॉस। बिरला सॉफ्ट 315 का टारगेट, 300 का स्टॉप लॉस। एंड ऑफ कोर्स पिक ऑफ द डे में विप्रो है, 415 का टारगेट, 402 का स्टॉप लॉस। बेहतरीन आइडियाज सेठी साहब की तरफ से। पालिया साहब का भी करते हैं स्वागत। पालिया साहब गुड मॉर्निंग सर, पिक ऑफ द डे बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। तो पिक ऑफ द वीक में जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा ब्रिटानिया। स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखने को मिला और जिस तरीके से इसने अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली, वीकली, मंथली चार्ट पे करते हुए दिखा है, हमें लगता है ब्रिटानिया यहाँ से एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करेगा। एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें हम टारगेट 4450 4480 तक के। स्टॉप लॉस होगा ब्रिटानिया फ्यूचर में करीब 4340 के आसपास। ब्रिटानिया पर करके चली हैं आपको खरीदारी। 2 दिनों से एक बढ़िया ब्रेकआउट FMCG में आया हुआ है। इनफैक्ट अक्रॉस FMCG काउंटर्स हमने अच्छी मूव देखी है। सेठी साहब, HUL 4% दौड़ा था परसों, कल भी हमने 2% की मूव देखी। ब्रिटानिया 2 दिनों से अच्छे एक्शन में है। नेस्ले, कोलगेट, टाटा कंज्यूमर, ITC एक्शन में आ रहा है सर। सडनली बाजार का फोकस FMCG में कहां से आ गया?
नहीं, बिल्कुल दीपांशु, पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा बाजार की जो रैली है उसको लीड किया है ये जितने भी एफएमसीजी स्टॉक्स है, खास करके एचयूएल ब्रिटानिया में एक बहुत अच्छी तेजी हुई है। मुझे लगता है ये सेक्टर एक पेरेनियली अच्छा सेक्टर रहना चाहिए, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहेगा। बट जब बाजार में एक तेजी रहती है और जब बाकी सेक्टर्स अच्छा करते हैं तो इनका रोल थोड़ा कम हो जाता है और ये थोड़े सबड्यूड रहते हैं। मुझे लगता है इन 2-3 दिनों की तेजी के बाद आज एफएमसीजी सेक्टर कंपैरेटिवली थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो कंपैरेटिवली थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है। आईटी सेक्टर थोड़ा रेडार पर आ गया है, बट इस पर रखनी है नज़र। ओके, आज खबरों के दम पर कई सारे काउंटर्स हैं जो आपके रेडार पर आ सकते हैं। एफएमसीजी के लिए वैसे खबर भी है कि पैकेजिंग रूल्स में जो बदलाव है जो आज से लागू होने वाले थे वो अब जनवरी से लागू होंगे, तो थोड़ा टाइम इन्हें और मिल गया है इन रूल्स को फोकस में लाने के लिए। इनफैक्ट एविएशन सेक्टर पर भी फोकस करना चाहिए, वो लगातार यहाँ पर बाजिंग है। कल तो हमने देखा था जो टाटा सन्स के विलय की बात आई थी यहाँ पर एयर इंडिया और विस्तारा के बीच में, उसके बाद हमने देखा था कि इंटरग्लोब एविएशन इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिला था। और अब जो एटीएफ की कीमतें घटाने की बात आई है 2775 रुपए किलो लीटर के हिसाब से, तो एक और एरिया है जिस पर फोकस करना होगा। इनफैक्ट इस पर एक चेक लेते हैं। पालविया साहब, आपका क्या व्यू बन रहा है इंटरग्लोब एविएशन एंड एविएशन सेक्टर इन जनरल? तो इंडिगो में देखें तो पिछले दिनों से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली और ऑलमोस्ट अगर हम इसके सेटअप को देखें, नियर टर्म सेटअप, तो स्टॉक अपने एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के अब सेटअप बने 1960 इसके लिए एक इमीडिएट लेवल है। अगर ये इसके ऊपर क्रॉस करने में कामयाब होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका 2020-2040 तक आते हुए दिख सकता है। तो व्यू पॉजिटिव है। करंट लेवल से भी बाय करने की सलाह, अगर छोटा मोटा डिप मिलता है तो भी ऐड करना चाहिए। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो है वो करीब 1900 के आसपास है और ब्रेकआउट जो बनेगा इसका 1965 के ऊपर बनेगा, वहां से फिर 2040 तक की तेजी इसमें कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। ओके, तो यह है आपके लिए इंटरग्लोब जहां पर रखनी है नजर। मेटल स्टॉक्स भी रेडार पर रहे। मॉइल यहाँ पर हमने प्राइस कट होते हुए देखा है। बाकी मेटल्स में स्पेशली एनएमडीसी में हमने रिसेंटली प्राइस हाइक्स देखे हैं। कुछ चैनल से रिकमेंड भी कर रहे हैं कि कुछ और कंपनियों से भी प्राइस बढ़ाएं, बट मॉइल ने अपने प्राइस की कटौती करी है। कल डेज लो पर भी बंद हुआ था। कुणाल जी, एक बार जरा मॉइल का चार्ट देख लेंगे सर? देखिए दीपांशु, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है इस स्टॉक में हमने कंसोलिडेशन होता हुआ देखा है और 170 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस है जिसको अभी तक स्टॉक पार नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि एक सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिलेगा। हो सकता है इस खबर के बाद कुछ आपको स्टॉक नीचे भी आता हुआ दिखे। नीचे के लेवल्स पर बाइंग इंटरेस्ट है और ये लेवल जो है वो 160 रुपए के आसपास है। तो एक सीमित दायरे का कारोबार स्टॉक में अपेक्षित है, तो तुरंत कोई खरीदारी की राय नहीं। इसके अलावा जाइडस लाइफ साइंसेस पे भी फोकस करते हैं। खबर आई है कि यूएस एफडीए से इनकी मिर्गी की दवा को परमिशन मिल गई है। स्टॉक में कुछ एक्शन देखने को मिला है और कल हमने कुछ स्ट्रेंथ भी बनते हुए देखी है। बंसल जी, आपसे जानना चाहेंगे यहां से अब क्या व्यू बन रहा है जाइडस लाइफ साइंस? देखिए नेहा, अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑलरेडी देखने को मिला है और टेक्निकली नीचे में 400 से लेकर 404 का जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो जिनके पास है बने रहना चाहिए और मुझे लगता है कि स्तरों पर 400 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी भी करनी चाहिए। और टेक्निकली यहाँ पर पहला लक्ष्य जो बैठता है वो लगभग 440 प्लस का बैठता है, तो रिवर्सल ऑफ ट्रेंड है। खरीदारी की राय है जाइडस लाइफ साइंसेस पर। तो फार्मा शेयर्स में एक बढ़िया रोटेशन आ गया है। जाइडस इस पर रखनी है आपको नज़र। फार्मा से जुड़ी कंपनी शिल्पा मेडिकेयर, इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जीएमपी गुड मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेट मिला है। कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स यहाँ पर बनते हैं जो इनके लिए इंपॉर्टेंट भी है। वैसे सेठी साहब, कुछ ज़्यादा एक्शन में रहा नहीं है शिल्पा मेडिकेयर, बट कोई व्यू है इस चार्ट पर सर? देखिए दीपांशु, आज ही पॉजिटिव खबर पे हो सकता है स्टॉक थोड़ा चल जाए, बट इस तरह के स्टॉक पे एक निवेशक को निवेश करने की सलाह नहीं रहेगी। मुझे लगता है अगर विद इन फार्मा स्पेस भी आपको रहना है तो बहुत सारी इससे बेटर क्वालिटी की अच्छे परफॉर्म करने वाली कंपनियां लिस्टेड है। मुझे लगता है उनमें अगर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शिल्पा मेडिकेयर में अगर किसी का ट्रेडिंग नजरिया और किसी ने कल ही लिया हो और आज अगर अच्छे खासे उछाल आता है तो उसमें प्रॉफिट बुक करने की सलाह। कॉस्मो फर्स्ट पे क्या व्यू बन रहा है? बोर्ड की बैठक में बायबैक पर विचार है, तो जरा बताइए इस पे आपकी क्या धारणा बन रही है? नेहा, ये मेरे से है क्वेश्चन? हाँ जी सर, आपसे पूछा। कॉस्मो फर्स्ट, हाँ नहीं, बिल्कुल एक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी की पैकेजिंग कंपनी है और ये जब खबरें आती है बाईबैक के लिए किसी कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कॉल करी है तो उसके बाद
एक अंटिल द डेट व्हेन द बायबैक इज अनाउंस्ड मुझे लगता है एक स्टॉक में अच्छी तेजी आमतौर पे रहती है, और वैसे ये तो एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, सेक्टर अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, या जिन्होंने लिया हुआ उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले दिनों में और अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे। ओके, तो कॉस्मो फर्स्ट पे रखिए नज़र, बायबैक के लिए भी हो रहा है तैयार और बढ़िया अपसाइड यहाँ पर आपको दिख सकता है। कुछ रेलवे स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, RVNL, टीटागढ़, सीमेंस। एक वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए 200 लाइट वेट ट्रेन के ऑर्डर के लिए बोलियां मंगाई गई हैं। 26,000 करोड़ का ये ऑर्डर है, तो बड़ा ऑर्डर ये हो सकता है इन सारी कंपनीज के लिए। टीटागढ़, इस पर एक बार राय ली जाए। सुमित जी, एक बार जरा इसका चार्ट देखें। वैसे तो बाकी सारे रेलवे स्टॉक्स भी एक्शन में, कल ऑफकोर्स थोड़ा मुनाफा वसूली का दिन था, अदरवाइज तो जबरदस्त मूव रही है। टीटागढ़ का चार्ट क्या कहता है सर? जो स्टॉक का स्ट्रक्चर तो मजबूत है, स्टॉक में तेजी देखने को मिल रहा है और स्टॉक यहाँ से भी और भी ऊपर का मूव दिखा सकता है, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। कोई भी डिप आता है तो डिप पर खरीदारी करें। ऊपर में इसका इमीडिएट हर्डल 195 से 200 रुपए के आसपास का बनेगा, वहां तक का मूव इमीडिएटली आने वाले दिनों में टीटागढ़ वैगन यानी TWL के अंदर देखने को मिल सकता है। नीचे के अंदर स्टॉक का जो सपोर्ट है 170 174 के पास है, तो कोई भी डिप आता है तो खरीदारी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। 195 से 200 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में टीटागढ़ वैगन में देखने को मिल सकता है। ओके, टीटागढ़ पर रखिए नजर और बाकी रेलवे स्टॉक्स पर भी रखिए नजर। बोली लगाने के लिए ये सबसे आगे है।